प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग कक्षा 9 से विज्ञान चैप्टर से हमारे आसपास के पदार्थ में एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं उस चैप्टर से। ठोस, द्रव और गैस में अंतर देखना है। तो आज हम लोग जानेंगे कि ठोस, द्रव और गैस में कैसे हम लोग तुलना कर सकते हैं, आखिर ये तीनों में क्या अलग अलग विभिन्नताएं देखने को मिलती है। तो हम लोग देखते हैं। हम लोग सबसे पहले इसको 3 कॉलम में डिवाइड कर लिए। ठोस, इसको लिखे द्रव और इसको लिखे गैस। ये 3 कॉलम में हम लोग डिवाइड कर लिए। अब सबसे पहले हम लोग आते हैं ठोस के बारे में। इससे पहले हम लोग बता देते हैं आपको, आप पहले पढ़ चुके होंगे कि पदार्थ की अवस्था, आप जानते हैं पदार्थ को 3 रूपों में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस में। तो सबसे पहले ठोस के बारे में जानेंगे, ठोस क्या है, फिर एक एक करके हम लोग द्रव और गैस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखे हैं, क्योंकि ये इसमें हम लोग देखेंगे कि अंतर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले एक एक करके तुलना करते हैं। ठोस हम लोग लिखे, ठोसों का निश्चित आकार तथा निश्चित आयतन होता है। आप जानते होंगे कि ठोस वो पदार्थ होता है जो पूर्ण रूपेण सोलिड होता है। इट मीन्स उसको दबाने से वो दबता नहीं, वो बिल्कुल ठोस होता है। उसके अंदर जो है आकर्षण शक्ति अणुओं का बिल्कुल क्या होता है, एक दूसरे से काफी अट्रैक्टेड होती है। कहीं अणुओं के बीच का जो आकर्षण होता है वो कम नहीं होता, खाली स्थानीय नहीं होती। इसलिए कहा गया कि ठोसों का एक निश्चित आकार तथा निश्चित आयतन होता है। इट मीन्स उसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। अब हम लोग द्रव का पहला पॉइंट देखेंगे। तो द्रव क्या है कि द्रवों का आयतन निश्चित होता है, परंतु उनका आकार अनिश्चित होता है। क्योंकि अगर हम लोग द्रव के बारे में जानेंगे तो अगर उसे हम लोग किसी सतह पे अगर गिरा देते हैं या डाल देते हैं तो उसका फैलने का जो आकार है वो अनलिमिटेड है। सरफेस के आधार पे, उसका सरफेस की प्रकृति के आधार पे वो द्रव बहुत ज्यादा दूरी तक भी फैल सकता है या फिर कम दूरी पे फैल सकता है, वो डिपेंड करता है उसके सतह पे। तो इसलिए कहा गया है कि द्रवों का जो आयतन निश्चित होता है परंतु उनका आकार अनिश्चित होता है। अब आगे आते हैं हम लोग गैस में। गैस का पहला पॉइंट देखते हैं। तो लिखे हैं हम लोग कि गैस का ना तो निश्चित आकार होता है और ना ही निश्चित आयतन। क्योंकि गैस के बारे में आप सुनेंगे, जैसे आप जानते हैं कि ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या विभिन्न टाइप के नाइट्रोजन गैसेस हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारे गैस आप जान रहे हैं। तो बताया जाता है यहाँ पे कि गैस के बारे में हम लोग जानते हैं, पहले से पूर्व परिचित हैं कि उसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है, अनिश्चित होते हैं। अब इसी प्रकार से हम लोग पुनः इसका दूसरा पॉइंट देखेंगे ठोस का। तो सेकेंड पॉइंट हम लोग ठोस का देखते हैं। तो लिखिए हम लोग कि ठोसों को अधिक दबाया नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं दबाया जा सकते हैं? क्योंकि ये बिल्कुल ठोस होता है, इसके अंदर अणुओं के बीच खाली स्थान नहीं होती है। जब खाली स्थान नहीं होगी तो उसे हम लोग दबाएंगे तो दबेगा नहीं। सपोज दैट आप एक स्टोन ले लेते हैं, पत्थर ले लेते हैं, आप उसे दबाइए, या फिर एक लोहा का कोई ऑब्जेक्ट छोटा सा कण ले लीजिए, उसे दबाइए, तो क्या आप उसे दबा पाएंगे? नहीं दबा पाएंगे। इससे स्पष्ट होता है कि वो क्यों, क्योंकि वो ठोस है। इसलिए कहा गया है कि ठोसों को अधिक दबाया नहीं जा सकते हैं। उसी प्रकार हम लोग द्रव में देखेंगे। तो देखते हैं हम लोग कि द्रवों को भी अधिक दबाया नहीं जा सकता है, बट द्रवों को हम लोग कुछ हद तक दबा सकते हैं। जैसे सपोज दैट अगर हम लोग, द्रव का मतलब क्या हो गया, लिक्विड पदार्थ, जैसे पानी हो गया, दूध हो गया, या तेलीय पदार्थ हो गया, ये सारा क्या है, द्रव है, जिसे हम लोग दबा सकते हैं। लेकिन दबाने के बाद क्या होता है कि वो हमारे हाथों में पूर्ण रूप में आएगा नहीं, वो सारा का सारा निकल जाएगा। इसलिए कहा गया कि आप यहाँ पे द्रवों को अधिक दबाया नहीं जा सकता है। इसी प्रकार इसका सेकेंड पॉइंट देखेंगे गैस का।
तो हम लोग जान रहे हैं यहाँ पे बोल रहे हैं कि गैसों को आसानी से दबाया जा सकता है, गैसों को आसानी से दबाया जा सकता है। सपोज दैट आप एक बॉल ले लेते हैं, एक गेंद लेते हैं और उसको हम लोग दबाते हैं तो देखते हैं कि ऑलरेडी उसमें गैसें भरी हुई रहती है, तो दबाने से उसका आकार में परिवर्तन आ जाता है। दैट मीन्स वो ठोस नहीं होता है, वो गैस भरा हुआ था, जिसके कारण से उसे हम लोग दबाने से दबते हैं। या फिर आप उसका एग्जांपल गुब्बारे का भी ले सकते हैं, तो गुब्बारे में भी गैसें भरी हुई होती है, आप उससे दबाएं तो दबेगा। या विभिन्न टाइप के आप वायुमंडल से एग्जांपल ले सकते हैं, तो वायुमंडल हमारा क्या पूरा वायु से भरे हुए गैसों का मंडल है, तो आप उसे अपने हाथों में देखिए, आपका हाथ ये ऑलरेडी खुला पड़ा हुआ है, लेकिन इस खुले से स्थान में पूरा क्या है, गैस भरा हुआ है, आप इसे दबाएंगे तो दबेगा। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं गैसों को आसानी से दबाया जा सकता है। आप यहाँ पे फिर हम लोग इस प्रकार से ठोस, द्रव और गैसों के दो पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे, आप बेहतर समझ चुके होंगे। अब हम लोग फिर से ठोस के बारे में तीसरा पॉइंट देखते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि अणुओं के बीच स्थान ठोसों में कम होता है। इसका मतलब क्या होगा कि एक्चुअली ठोस जो होते हैं सो इसके जो अणु होते हैं काफी नजदीकी बल से अट्रैक्टेड होते हैं। इनके अणुओं के बीच में कोई खाली स्थान नहीं होता है, वो एक दूसरे से काफी सघन रूप से जुड़े हुए होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि अणुओं के बीच स्थान जो होते हैं ठोस में क्या होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। दैट मीन्स नहीं के बराबर होते हैं। क्यों उसे हम पहले ही पढ़ चुके कि इसका आयतन क्या होता है और आकार निश्चित होता है और इसे दबाया नहीं जा सकता। जब दबाया नहीं जा सकता है तो फिर इसके बीच में खाली स्थान आएगा कहाँ? जब उस ठोस को हम दबा नहीं सकते हैं तो इसका मतलब है कि उसके अंदर कोई खाली स्थान नहीं है। इसी तरह से हम लोग द्रव का तीसरा पॉइंट देखेंगे, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि अणुओं के बीच स्थान द्रवों में कुछ अधिक होता है। इसका मतलब हो गया कि हम लोग ठोस की तुलना में अणुओं में रिक्त स्थान होती है, और जिसके कारण से रिक्त स्थान होने के कारण से इस माने यहाँ पे हम लोग इसे दबा सकते हैं। इसके अंदर कोई खाली जगह होती है जिसे हम कुछ वहां पे वो आकर्षण वो कर सकता है। इसलिए लिखा गया है कि अणुओं के बीच स्थान द्रवों में कुछ अधिक होता है। और इस प्रकार से हम लोग गैस का तीसरा पॉइंट देखेंगे, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि अणुओं के बीच स्थान गैसों में अधिक होता है, क्योंकि गैसें जो होती है स्वतंत्र अवस्था में होती है, और स्वतंत्र अवस्था में होने के कारण से वो मूव करते रहती है। इट मीन्स वो इधर उधर भ्रमण करते रहती है, उनके बीच कहीं कोई प्रतिरोध नहीं होता है, और वो पूरे वायुमंडल में स्वतंत्र रूप में मूव कर सकते, घूम सकते, भ्रमण कर सकते। इसलिए कहा गया कि अणुओं के बीच स्थान गैसों में सबसे अधिक होता है। इस प्रकार से हम लोग ठोस, द्रव और गैस के तीन पॉइंट कंप्लीट कर चुके हैं। अब ठोस का एक और नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, चौथा पॉइंट। तो हम लोग लिखे हैं कि अणुओं के बीच, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अणुओं के बीच आकर्षण बल ठोसों में प्रबलतम होता है। प्रबलतम एक वर्ड है, प्रबलतम का मतलब हो गया मजबूत या सबसे अधिक। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अणुओं के बीच आकर्षण बल ठोस में क्या होता है, मजबूत होता है, प्रबलतम होता है। क्योंकि इसमें ठोस में हम लोग देखते हैं कि इसके जो कण होते हैं, ठोसों के जो अणुओं के बीच जो कण होते हैं वो आपस में एक दूसरे से एक जटिल फोर्स से, एक जटिल बल से जुड़े हुए होते हैं, जिससे कारण से उसके अंदर कोई उन अणुओं के बीच में कोई स्थान रिक्त नहीं रहती है, और वो एक दूसरे से काफी आकर्षण बल से एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, आकर्षित हुए रहते हैं। उसके कण लूज नहीं होते, उनके कणों के बीच में आकर्षण शक्ति कम नहीं होती, वो बल्कि उनके बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होते हैं। इसी कारण से हम लोग कह सकते हैं कि अणुओं के बीच आकर्षण बल ठोसों में परिवर्तन होता है। इस प्रकार से हम लोग द्रव का देखेंगे चौथा पॉइंट। तो द्रव में देखते हैं कि अणुओं के बीच आकर्षण बल द्रवों में कम प्रबल होता है। क्या मतलब, बोल रहे हैं कि अणुओं के बीच आकर्षण बल द्रव में क्या होता है, कम होता है। क्यों? क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि अणुओं के बीच द्रवों में जो रिक्त स्थान होती है वो होती है,
और ठोस की तुलना में इसमें रिक्त स्थान होती है। जब ठोस की तुलना में द्रवों में रिक्त स्थान होती है तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि इसके बीच जो आकर्षण बल है वो द्रवों में अणुओं का वो क्या है, कम है। कम होने के कारण ये वो रिक्त स्थान है, जिसके कारण से उनके अणुओं के बीच आकर्षण बल क्या होती है, कम होती है। अब हम लोग इसी प्रकार गैस का चौथा पॉइंट देखेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि अणुओं के बीच आकर्षण बल गैसों में नगण्य होता है। अणुओं के बीच आकर्षण बल गैसों में क्या होता है, नगण्य होता है। इससे स्पष्ट क्या हुआ कि गैसों में आकर्षण बल होता ही नहीं है। मतलब ये हुआ कि इनके कण जो है वो बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, और जब स्वतंत्र होते हैं तो वो हर जगह इधर उधर मूव करते रहते हैं। इससे कारण से उसके कण आपस में एक दूसरे से अट्रैक्टेड नहीं होते हैं, बल्कि वो बिल्कुल स्वतंत्र अवस्था में होते हैं। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि अणुओं के बीच आकर्षण बल गैसों में बिल्कुल नगण्य होता है, दैट मीन्स होता ही नहीं है। इस प्रकार से हम लोग ठोस द्रव गैस के 4 पॉइंट क्लियर कर चुके हैं, और अब हम लोग अंतिम पॉइंट पे आते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पे कि अणुओं के बीच गतिज ऊर्जा ठोसों में न्यूनतम होती है। इससे स्पष्ट क्या हुआ, गतिज ऊर्जा क्या, आप पढ़ चुके होंगे कि गतिज ऊर्जा, गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब किसी भी पिंड में अगर गति के कारण, उसके अंदर गति के कारण कोई ऊर्जा उत्पन्न हो रही है तो उसे हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अणुओं के बीच गतिज ऊर्जा ठोस में न्यूनतम होती है, क्योंकि ये अणुओं के जो ठोस है, ठोस के अणु आपस में एक दूसरे से काफी सघन बल से, काफी नजदीकी फोर्स से अट्रैक्ट होते हैं। और जब अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित हुए हैं, तो फिर वो मूव कैसे करेंगे, वो गति तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो उसके कण बिल्कुल आकर्षित है एक दूसरे से। वो कण जो है आपस में एक जटिल फोर्स, एक जटिल बल से आकर्षित हैं, तो वो कभी भी वो गति नहीं कर सकते। इसलिए कहा गया कि ठोसों में अणुओं के बीच गतिज ऊर्जा बिल्कुल न्यूनतम होती है, मतलब बहुत कम होती है। इसी प्रकार हम लोग द्रव में देखेंगे। तो द्रव का 5वां पॉइंट देख रहे हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पे कि अणुओं के बीच गतिज ऊर्जा द्रवों में अधिक होती है। क्या मतलब, यहां भी इसका अर्थ ये हुआ कि इनके अणुओं के बीच जो आकर्षण शक्ति होती है, अणुओं का जो कणों के बीच का जो आकर्षण शक्ति होती है वो कुछ कम होती है। और जब कुछ कम होती है, उनके अणुओं के बीच जो स्थान और रिक्त स्थान होती है, अधिकतम स्थान रिक्त स्थान होती है, जिसके कारण से उनका गतिज ऊर्जा द्रवों में अधिक होती है। इट मीन्स उनके कण आपस में द्रव में गति कर सकते हैं। और अंत में हम लोग गैस का देखेंगे। तो 5वां पॉइंट देख रहे हैं कि अणुओं की गतिज ऊर्जा गैसों में अधिकतम होती है। इसका मतलब हुआ कि आप पहले हमें बता चुके हैं कि अणुओं के बीच आकर्षण बल गैसों में नगण्य होता है, और जब नगण्य होते हैं तो उसके जो कण हैं वो बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। और जब बिल्कुल स्वतंत्र होंगे तो वो तो गति करेंगे ना। तो जब वो स्वतंत्र है, किसी के प्रतिबंध में नहीं है, ना ही वो कोई कण उसे आकर्षित कर रही है, तब तो वो बिल्कुल स्वतंत्र है उसके कण। इसलिए कहा गया कि अणुओं की गतिज ऊर्जा गैसों में सबसे अधिक होती है। इसका मतलब है कि वो गति कर सकते हैं स्वतंत्र अवस्था में, उसको रोकने का काम गैस में नहीं है, क्योंकि इसके कण आपस में गति करते हैं। इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थीगण, आप समझ चुके होंगे कि ठोस, द्रव और गैस में हम लोग अंतर अभी जो बताने का काम किया आप लोगों के बीच में, वो आप समझेंगे। और हम आशा करते हैं कि इस वीडियो को आप अधिक बार देखें और समझने की कोशिश करें, और इस तरह के हम वीडियो और आपके पास अगले स्टेप में देने का काम करेंगे। और अब हमें उम्मीद है कि आप इसे बार बार देखें और समझें और आगे अपनी पढ़ाई को पूर्ण करें। धन्यवाद।